एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल TSC द साइंस क्लासेस। आज हम इस वीडियो में क्लास 8 साइंस का चैप्टर नंबर 4 मटेरियल्स, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स को डिस्कस करेंगे। इस चैप्टर में हम मेटल्स एंड नॉन मेटल्स की केमिकल प्रॉपर्टी के बारे में डिस्कस करेंगे। तो इसे डिस्कस करने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ का मतलब क्या होता है। जब हम मेटल्स या नॉन मेटल्स को किसी दूसरे एलिमेंट या अनदर सब्सटेंस के साथ रिएक्ट कराएंगे तो आफ्टर रिएक्शन जो हमें न्यू प्रोडक्ट मिलता है तो उनकी केमिकल कंपोजिशन में क्या चेंजेस आते हैं आफ्टर रिएक्शन। ठीक है, तो जो केमिकल रिएक्शंस, जो उनकी केमिकल कॉम्पोजिशन में चेंजेस आते हैं, उनकी जो उनकी आइडेंटिटी में चेंजेस आते हैं और उनके नेचर में जो चेंजेस आते हैं, तो उनको हम डिस्कस करते हैं इन दी फॉर्म ऑफ देयर केमिकल प्रॉपर्टीज़। तो वो उनकी जो प्रॉपर्टीज़ होती है उनको ही केमिकल प्रॉपर्टीज़ बोला जाता है, जो कि उनके नेचर में क्या चेंजेस आए, उनके केमिकल कंपोजिशन में क्या चेंजेस आए आफ्टर रिएक्शन, तो वही उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं। नंबर 1, रिएक्शन विद ऑक्सीजन, कि जब किसी भी मेटल या किसी भी नॉन मेटल को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किया जाता है तो उनका नेचर क्या होता है और वो क्या फॉर्म करते हैं, उनके केमिकल कंपोजिशन में क्या चेंजेस आता है। आपने एक फिनोमिना के बारे में सुना होगा जिसे हम कहते हैं रस्टिंग ऑफ आयरन, और साथ ही साथ आपने क्लास 7th में एक एक्टिविटी परफॉर्म की होगी जिसमें आपने ये पढ़ा था कि जब मैग्नीशियम रिबन को एयर के साथ क्या करते हैं, बर्न करते हैं, जो एयर की प्रेजेंस में बर्न किया जाता है तो वहाँ पे कुछ एशेस निकल के आते थे। तो वो जो एशेस थे वो मैग्नीशियम ऑक्साइड के थे। तो उनके यही जो है ये फर्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी है। तो पहले इसके लिए हम सबसे पहले हम इस रिएक्शन के बारे में स्टडी करेंगे यहाँ पे। तो ये जो रिएक्शन है, इस रिएक्शन को करने से पहले आप इस एक्टिविटी को देखिए कि क्या ये एक्टिविटी क्या कहती है। जो एक्टिविटी 4.3 है, इस एक्टिविटी में क्या किया है कि जो रस्टिंग ऑफ आयरन, यानी कि जो आयरन के ऊपर जंग लगता है, जो रस्ट होता है, उसके नेचर के बारे में बताया जाता है कि जब आयरन को ऑक्सीजन और वाटर की प्रेजेंस में क्या किया जाता है, इनको रिएक्ट, जब ऑक्सीजन और वाटर की प्रेजेंस में रखा जाता है आयरन को, ठीक है। तो हमने क्या किया, यहाँ पर एक स्पूनफुल रस्ट लिया और रस्ट को एक लिटिल अमाउंट ऑफ वाटर के अंदर डिसोल्व किया। देखिए इस टेस्ट ट्यूब के अंदर आपको दिखाई दे रहा है। इस टेस्ट ट्यूब के अंदर क्या करा, हमने एक रस्ट लिया, रस्ट को पानी के अंदर हमने इसको पानी के अंदर मिलाया, दोनों को हमने अच्छे से इसको शेक किया, अच्छे से सस्पेंशन को शेक किया, और साथ ही साथ फिर हमने जो ये हमारे पास ग्लास प्लेट है, इस ग्लास प्लेट के ऊपर हमने इसका थोड़ा सा सॉल्यूशन ले लिया। अब इस सॉल्यूशन में हम क्या करेंगे, लिटमस पेपर लेकर आएंगे, ब्लू लिटमस पेपर भी लेकर आएंगे और रेड लिटमस पेपर भी लेकर आएंगे। तो हम यहाँ देखेंगे कि जो रेड लिटमस पेपर है वो ब्लू में चेंज हो गया, लेकिन ब्लू लिटमस पेपर के अंदर कोई चेंजेस नहीं आए। तो यहाँ पर क्या शो किया इसने कि जो यहाँ पर आयरन को जब पानी और जो आयरन था उसको जब पानी और ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किया गया तो उसके बाद जो यहाँ पर प्रोडक्ट बना वो था आयरन ऑक्साइड। जो हमें यहाँ पे प्रोडक्ट मिला वो प्रोडक्ट ने क्या करा, रेड लिटमस पेपर को किस में चेंज कर दिया, ब्लू लिटमस पेपर में चेंज कर दिया। इसका मतलब ये क्या हुआ, ये बेसिक इन नेचर हुआ। इज इट क्लियर। तो अब यहाँ पर जब हमने क्या किया, जब जो आयरन है ऑक्सीजन और वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो वो क्या बनाता है, Fe2O3 इंटू में XH2O। यहाँ पर जो आयरन है इसको Fe से रिप्रेजेंट किया जाता है, ये आयरन का केमिकल सिंबल है। ऑक्सीजन को O2 से डिनोट किया जाता है एंड वाटर को H2O से डिनोट किया जाता है। जब ये तीनों रिएक्ट करते हैं तो वहाँ पर हमें क्या मिलता है, आयरन ऑक्साइड यानी Fe2O3, ये आपको लर्न करने हैं, इंटू XH2O। इसमें जो X है ये नंबर ऑफ मोलिक्यूल बताता है वाटर के, यानी H2O के कितने नंबर ऑफ मोलिक्यूल Fe2O3 के अंदर इन्वॉल्व है। तो ये जो पूरी टर्म है Fe2O3 इंटू XH2O, ये हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड है, जो कि क्या है, रस्ट है। यानी जब आयरन को, यानी लोहे की चीज़ों को, लोहे के ऑब्जेक्ट को जब जंग लगता है तो उसके ऊपर जो लेयर आती है जंग लगने की वजह से, वो लेयर इसकी होती है Fe2O3 इंटू XH2O के। ठीक है, इज इट क्लियर। अब सेकंड रिएक्शन को डिस्कस करते हैं। सेकंड रिएक्शन में क्या है, हमारे पास जो मैग्नीशियम है, इसमें क्या होता है कि मैग्नीशियम को जब ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हम क्या करते हैं, गर्म करते हैं। जब मैग्नीशियम को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न किया जाता है तो जब ये बर्न हो जाता है तो वहाँ पर ग्लास प्लेट पे हम कुछ एशेस को कलेक्ट करते हैं। तो वो जो एशेस होते हैं वो किसके होते हैं, MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड, यानी Mg+O2 किसके जो हमें क्या देता है, विच गिव्स अस MgO नोन एज मैग्नीशियम
मैग्नीशियम ऑक्साइड, यानी जो वो एशेस हमें ग्लास प्लेट के ऊपर जो हम कलेक्ट करते हैं वो मैग्नीशियम ऑक्साइड है। तो ये भी हमारे पास क्या है, मेटल ऑक्साइड है। और आयरन प्लस ऑक्सीजन वाटर से मिलके जो हमें रस्ट मिला यानी Fe2O3 इंटू XH2O, जो हमें आयरन ऑक्साइड मिलता है, हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड मिला वो। अब उसको हमने इस एक्टिविटी में क्या किया था, लिटमस पेपर से इसका टेस्ट लिया था, तो हमने देखा इसने रेड लिटमस पेपर को किस में चेंज कर दिया, ब्लू में। तो यहाँ से हमें क्या पता लगता है, यहाँ से हमें पता लगता है कि जो सॉल्यूशन हमें मिला है या तो वो एसिडिक है या फिर वो क्या है, बेसिक है। तो यहाँ पर हमने मैग्नीशियम जो कि एक मेटल है, जो आयरन है वो भी एक मेटल है, जब इनकी रिएक्शन करी तो हमें दिखा, जब हमने उनको ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जब इनको मतलब इनकी रिएक्शन कराई ऑक्सीजन और वाटर के साथ, आयरन की और मैग्नीशियम की ऑक्सीजन के साथ, तो वहाँ पर हमें ऑक्सीजन ऑक्साइड ऑफ मैग्नीशियम एंड हमें ऑक्साइड ऑफ क्या मिले, आयरन मिले। और हमने देखा कि वो थे बेसिक इन नेचर। ये बेसिक इन नेचर हमने कैसे पता लगाया कि जो जनरली मेटेलिक ऑक्साइड होते हैं वो बेसिक इन नेचर कैसे हुए। हमने यहाँ पे दो रिएक्शन करी, दोनों रिएक्शन में जो हमें ऑक्साइड मिले, ठीक है, आफ्टर रिएक्शन जो हमें ऑक्साइड मिले, दोनों ने रेड लिटमस पेपर को किस में चेंज कर दिया, ब्लू में। और जो रेड लिटमस पेपर को ब्लू लिटमस पेपर में चेक करते हैं तो वो हमें ये बताते हैं कि वो बेसिक होते हैं नेचर में। जो एसिड बेस आपने पढ़े होंगे इससे पहले वाली क्लास में, तो जो एसिड और बेस, तो जो बेस होते हैं वो रेड लिटमस पेपर को ब्लू में चेंज कर देते हैं, और जो एसिड होते हैं वो ब्लू लिटमस पेपर को किस में चेंज कर देते हैं, रेड लिटमस पेपर में चेंज करते हैं। ये हम टेस्ट करते हैं, लिटमस पेपर का हम यूज़ करते हैं फॉर द टेस्टिंग कि जो हमारा क्या है, जो हमारा कंपाउंड बना है वो एसिडिक है या फिर बेसिक। तो हमने यहाँ देखा कि जो मेटेलिक ऑक्साइड है वो क्या होते हैं, जनरली बेसिक इन नेचर होते हैं। अब हम देखेंगे कि जो नॉन मेटल्स है, जब उनको ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराया जाता है तो वो क्या फॉर्म करते हैं आफ्टर रिएक्शन, और साथ ही साथ उनका नेचर क्या है, एसिडिक नेचर है या फिर क्या है, बेसिक नेचर है। तो आइए हम डिस्कस करते हैं एक्टिविटी 4.4। इस एक्टिविटी में क्या किया है, सब फर्स्ट ऑफ ऑल हमने एक पाउडर सल्फर लिया एक स्पून के अंदर, उसको थोड़ा हीट किया। जब हमने इसको हीट किया तो हीट करने के बाद हमने इसको एक मेटेलिक कैप, किसी भी बोतल की एक मेटेलिक कैप ली और उसको मेटेलिक वायर से रैप करके उसके अंदर हमने इस पाउडर, जो हमारे पास पाउडर फॉर्म में सल्फर था जिसको हमने थोड़ा सा हीट किया था, उसने उसको ले लिया, उसके अंदर हमने रख दिया। ठीक है, देखिए इस पिक्चर में आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर इसमें जो ये स्पून बना हुआ है, स्पून के अंदर हमने क्या कर दिया, उस डिहाइड्रेटेड जो सल्फर है हमने उसको ले लिया। उसके बाद हमने जो ये स्पून है जिसके अंदर हमने सल्फर को बर्न कर रखा है, बर्न पाउडर सल्फर को रखा हुआ है, इस स्पून को हमने इस गैस जार में, जो कि आप इसको पिक्चर में देख रहे हैं, उस गैस जार में या गैस टम्बलर जो है उसके अंदर हमने रख दिया और उसको कवर कर दिया विद द लिड। ठीक है, उसके बाद ताकि जो गैस प्रोड्यूस हो रही है वो बाहर ना निकले, तो जो गैस है वो सारी की सारी अंदर आए। अब हमने क्या करा, इसके अंदर कुछ हमने उसके अंदर से पहले स्पून को निकाला और फिर इसके अंदर कुछ स्मॉल क्वांटिटी वाटर को टम्बलर के अंदर ऐड किया और क्विकली हमने फिर क्या कर दिया, हमने देखा उसके ऊपर लेड लगाई और टम्बलर को अच्छे से शेक किया। तो हमने देखा जो सॉल्यूशन है उसको, जो सॉल्यूशन हमें मिला उस सॉल्यूशन को हमने चेक किया विद रेड एंड ब्लू लिटमस पेपर। तो हमने देखा जो ये सॉल्यूशन हमें मिला, ग्लास प्लेट में हमने इसको कलेक्ट किया और कलेक्ट करने के बाद हमने देखा कि इन्होंने ब्लू लिटमस पेपर को रेड में चेंज कर दिया। जब इन्होंने ब्लू लिटमस पेपर को रेड में चेंज किया तो इसका मतलब क्या हुआ कि ब्लू लिटमस पेपर को रेड में जो सॉल्यूशन चेंज करता है, जो सॉल्यूशन ब्लू लिटमस पेपर को रेड में चेंज कर देता है, इसका मतलब कि इट मीन्स वो जो सॉल्यूशन हमें मिला है वो क्या है, एसिडिक इन नेचर। तो यहाँ से हमें पता लगता है कि जो नॉन मेटल्स है वो क्या है, एसिडिक इन नेचर। जब हमने क्या किया, सबसे पहले इस जो एक्टिविटी में हमने सबसे पहले जो सल्फर है और जो ऑक्सीजन है, इन दोनों को हमने, सल्फर को हमने ऑक्सीजन की प्रेजेंस में थोड़ा बर्न किया था, जिससे हमें क्या मिला था, सल्फर डाइऑक्साइड यानी SO2 बना था। यानी S जो सल्फर होता है, इसको S से डिनोट करते हैं, उसको ऑक्सीजन के साथ जब रिएक्शन कराई तो हमें सल्फर डाइऑक्साइड बना। जब वो सल्फर डाइऑक्साइड हमें मिले तो हमने उसको क्या करा, पानी के साथ मिक्स किया था, हमने डाला था ना उस ग्लास टम्बलर के अंदर पानी हमने मिक्स किया था। तो जब सल्फर डाइऑक्साइड को पानी के साथ रिएक्ट किया तो हमें वहाँ पर सल्फरस एसिड यानी H2SO3 बना। जब ये सॉल्यूशन बना, इसे ग्लास प्लेट पे हमने लेकर इसको हमने लिटमस पेपर से चेक किया था, तो हमने देखा था जो ये सल्फ्यूरस एसिड था, सल्फ्यूरस एसिड ने क्या किया, इन्होंने ब्लू लिटमस पेपर को रेड में चेंज कर दिया। तो इसका मतलब कि जो जनरली नॉन मेटेलिक के जो ऑक्साइड होते हैं, ऑक्साइड्स ऑफ जो नॉन मेटल्स होते हैं वो एसिडिक इन नेचर होते हैं। तो इस रिएक्शन से, जो रिएक्शन विद ऑक्सीजन में हमने पढ़ा,
कि जो मेटल्स होते हैं, जो मेटल के ऑक्साइड होते हैं वो तो बेसिक होते हैं नेचर में, और जो नॉन मेटल्स के ऑक्साइड्स होते हैं वो क्या होते हैं, एसिडिक इन नेचर होते हैं। तो फर्स्ट जो केमिकल प्रॉपर्टीज थी इसके अंदर ये थे। अब हम पढ़ेंगे सेकंड जो रिएक्शन है वाटर के साथ। तो सेकंड रिएक्शन जो वाटर के साथ है, तो हम देखेंगे कि जो मेटल्स हैं वो वाटर के साथ किस तरीके से रिएक्ट करते हैं, और जो नॉन मेटल्स है वो वाटर के साथ किस तरीके से रिएक्ट करते हैं। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं अपनी एक्टिविटी से। तो देखिए इस एक्टिविटी 4.5 में क्या है। इस एक्टिविटी में सबसे पहले हमने क्या किया, एक बीकर या ग्लास टम्बलर लिया 250 ml का, और उसको आधा पानी से भर दिया। आधा पानी से भरने के बाद हमने इसके अंदर सोडियम के छोटे छोटे पीसेस करके उसको अंदर डाला, और हमें ये भी ध्यान रखना है उसको हमने फिल्टर पेपर से अच्छे से ड्राई करना है। ठीक है, और हमने अब क्या करा, एक स्मॉल पीस ऑफ कॉटन लिया, उसको रैप करा। ठीक है, अब हमने सोडियम के जो पीस को कॉटन में रैप करके अच्छे से बीकर के अंदर उसको रख दिया केयरफुली, क्योंकि हमें ध्यान देना है कि जो सोडियम होता है वो बहुत ज़्यादा क्या होता है, हाईली जो रिएक्टिव होता है। तो हमें इसको बड़े ध्यान से टीचर के डेमोन्स्ट्रेशन के अंदर ही इसे करनी है एक्टिविटी को। ठीक है, अब हमने क्या करा, जब हमने बीकर के अंदर इसको रखा तो हमने एकदम से देखा कि जो बीकर के अंदर पानी था, और पानी के अंदर हमने उसको कॉटन में रैप करके सोडियम पीस को जब रखा, तो हमने जब ऑब्जर्वेशन इसकी करी तो देखा एकदम से वहाँ पे जो बीकर है वो एकदम से बहुत गर्म हो गया। और वहाँ पर आपने जब ये सॉल्यूशन जो देखा तो आपने सॉल्यूशन को रेड लिटमस और ब्लू लिटमस पेपर के साथ इसको क्या करा, इसको टेस्ट किया। तो आपने देखा, ऑब्जर्व किया, जो सोडियम है वो वाटर के साथ विगरसली क्या किया, उसने बहुत जल्दी से रिएक्ट किया, क्योंकि एकदम से वो जो बीकर था वो एकदम से रखते ही एकदम से बहुत ज़्यादा गर्म हो गया। लेकिन अगर सोडियम मेटल के अलावा अगर हम दूसरे मेटल्स का यहाँ पे यूज़ करते हैं तो हम देखते हैं कि जो दूसरे मेटल्स हैं वो उनके साथ इस तरह से नहीं होता जिस तरह से सोडियम को हुआ, क्योंकि जो सोडियम है वो सबसे जल्दी वाटर के साथ रिएक्ट करता है, लेकिन जो दूसरे मेटल्स हैं वो इतनी आसानी से जो वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करते। ठीक है, कुछ तो बिल्कुल भी रिएक्ट नहीं करते कुछ मेटल्स, लेकिन जैसे आयरन है, आयरन जो है वाटर के साथ बहुत रिएक्ट करता है, लेकिन वो बहुत धीरे धीरे करता है। तो यानी हमें ये पता लगा कि मेटल जो होते हैं उनमें से कुछ मेटल्स जो होते हैं वाटर के साथ इतनी जल्दी रिएक्ट नहीं करते, वो वाटर के साथ स्लोली, उन्हें थोड़ा टाइम लगता है रिएक्शन करने में, जैसे कि आयरन को बहुत टाइम लगता है। लेकिन हमारे पास एक मेटल सोडियम एक मेटल है जो पानी के साथ बहुत जल्दी से क्या कर देती है, रिएक्शन कर देती है। अब हम स्टडी करेंगे कि जो नॉन मेटल्स है वो वाटर के साथ किस तरह से रिएक्ट करती है। तो हम देखेंगे कि जो नॉन मेटल्स होते हैं डू नॉट रिएक्ट विद वाटर दो दे मे बी वेरी रिएक्टिव इन एयर। जो नॉन मेटल्स होते हैं वो एयर के साथ तो बहुत जल्दी से रिएक्ट कर जाते हैं, लेकिन वाटर के साथ वो रिएक्ट नहीं करते। इसीलिए हम नॉन मेटल्स को वाटर के अंदर स्टोर करके रखते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि फॉस्फोरस होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, इसे ध्यान से सुनिएगा कि जो फॉस्फोरस होता है वो एक बहुत ज़्यादा रिएक्टिव नॉन मेटल होता है। मतलब अगर आप फॉस्फोरस को एकदम से एयर की प्रेजेंस में एक्सपोज करेंगे, मतलब एयर की प्रेजेंस में रखेंगे, तो वो बहुत जल्दी से फायर को कैच कर लेता है। तो इसीलिए इस चीज़ से बचने के लिए हम क्या करते हैं, जो फॉस्फोरस होता है उसको एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन के कॉन्टेक्ट से बचाने के लिए, उसे प्रिवेंट करने के लिए वाटर के अंदर स्टोर करते हैं। तो ये क्वेश्चन आ सकता है कि फॉस्फोरस को वाटर के अंदर स्टोर क्यों किया जाता है, क्योंकि इसका आंसर है कि जो फॉस्फोरस है इट इज़ अ वेरी reactive non-metal and it catches fire if exposed to air. So to prevent the contact of phosphorus with atmospheric oxygen, it is stored in water. इसी तरीके से हमने यहाँ देखा कि जो मेटल्स होते हैं वो जनरली वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करते, और नॉन मेटल्स भी जनरली रिएक्ट नहीं करते। जनरली ऑल नॉन मेटल्स जो होते हैं वो वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करते, लेकिन मेटल्स के अंदर सोडियम बहुत जल्दी वाटर के साथ रिएक्ट करता है, और आयरन यानी कुछ मेटल्स ऐसे होते हैं कि जो वाटर के साथ धीरे धीरे रिएक्ट करते हैं, और एक या दो मेटल्स ऐसे होंगे जो पानी के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं। इससे पहले हमने यहाँ पर ये पढ़ा था रिएक्शन विद ऑक्सीजन के अंदर, जो कि हमारे पास एक इंपॉर्टेंट टॉपिक था। हमने वहाँ पे हम यहाँ पर भूल गए थे इसको, एक बार ध्यान से देखिए यहाँ पर कि यहाँ पर एक बॉक्स में, जो येलो बॉक्स है, यहाँ पर एक बात बता रखी है कि जो कॉपर जो होता है, जिस तरीके से आयरन रस्ट होता है उसी तरह से कॉपर के ऊपर भी क्या होता है कि जब कॉपर को कुछ दिनों के लिए मॉइस्ट एयर की प्रेजेंस में रखा जाता है, कॉपर का कोई भी वेसल या कोई भी ऑब्जेक्ट है, तो क्या होता है उसके ऊपर एक डल ग्रीन कलर की कोटिंग आ जाती है। तो वो जो कॉपर के ऊपर ग्रीन कलर की जो मटेरियल उसके ऊपर ग्रीन कलर की कोटिंग आती है, वो किसका मिक्सचर होता है, कॉपर हाइड्रोक्साइड, यानी कि CuOH2, ये इसका सिंबल है, ये कंपाउंड है कॉपर हाइड्रोक्साइड।
एंड कॉपर कार्बोनेट CuCO3। तो कॉपर हाइड्रोक्साइड और कॉपर कार्बोनेट दोनों का जो मिक्सचर होता है वो ग्रीन मटेरियल इन दोनों के मिक्सचर का बना होता है, जो कॉपर वेसल के ऊपर आ जाता है जब उसको थोड़े टाइम के लिए मोइस्ट एयर की प्रेजेंस में रखा जाता है। इसमें रिएक्शन कैसे होते हैं कि जब देखो, जब ये जो कॉपर है, जब वो मोइस्ट एयर के अंदर ऑक्सीजन भी होती है, कार्बन डाइऑक्साइड भी होती है और वाटर भी होता है। तो जब ये मोइस्ट एयर की प्रेजेंस में आता है, उसकी प्रेजेंस में रखा जाता है कॉपर वेसल को, तो कॉपर इनके साथ रिएक्ट करके कॉपर हाइड्रोक्साइड एंड कॉपर कार्बोनेट को फॉर्म करता है, जिससे इन दोनों कंपाउंड के मिक्सचर से उस ग्रीन कलर की मटेरियल की लेयर हमें कॉपर वेसल के ऊपर दिखाई देती है। इज इट क्लियर? तो हमने यहाँ पर दो केमिकल प्रॉपर्टी को डिस्कस किया, रिएक्शन विद ऑक्सीजन एंड रिएक्शन विद वाटर, जिसमें हमने देखा कि जब वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं तो क्या मेटल्स एंड नॉन मेटल्स किस तरीके से बिहेव करते हैं कि मेटल्स जो होते हैं, कुछ मेटल्स वो बहुत जल्दी से रिएक्ट कर देते हैं, जैसे कि सोडियम मेटल हमारे पास है कि सोडियम मेटल बहुत ज़्यादा रिएक्ट होता है, वो वाटर और ऑक्सीजन दोनों के साथ बहुत जल्दी से रिएक्ट करता है कि जब वो रिएक्ट करता है तो बहुत ही लार्ज अमाउंट में हीट को जनरेट करता है। इसीलिए जो सोडियम मेटल्स है उनको केरोसिन की बोतल में स्टोर किया जाता है। तो यहाँ से ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट बनता है कि जो सोडियम मेटल होता है उसको केरोसिन की बोतल्स में क्यों स्टोर करते हैं, क्योंकि इसका आंसर है बिकॉज सोडियम मेटल इज वेरी रिएक्टिव एंड इट इज रिएक्ट विद विगरसली विद ऑक्सीजन एंड वाटर, एंड आफ्टर रिएक्शन दिस प्रोड्यूस अ लॉट ऑफ हीट इन द रिएक्शन, so it is therefore which the sodium metal is stored in केरोसिन की बोतल में। तो हमने यहाँ दो क्वेश्चन स्टडी किए हैं कि जो सोडियम मेटल है उसको केरोसिन की बोतल में क्यों स्टोर किया जाता है, और जो फास्फोरस नॉन मेटल है उसको हम वाटर में क्यों स्टोर करके रखते हैं। तो यहाँ से हमने दो क्वेश्चन को डिस्कस किया, दो केमिकल प्रॉपर्टी करी है, रिएक्शन विद ऑक्सीजन एंड रिएक्शन विद वाटर। तो आगे हम स्टडी करेंगे थर्ड, रिएक्शन विद एसिड। अब हम यहाँ पर ये देखेंगे कि जो मेटल्स है और नॉन मेटल्स है, जब उनको एसिड के साथ रिएक्ट किया जाता है तो उनको जो नया प्रोडक्ट मिलकर बनता है मेटल्स और नॉन मेटल्स का, रिएक्शन एसिड के रिएक्शन के बाद, एसिड के साथ जब रिएक्शन करते हैं उसके बाद, तो उनका बिहेवियर कैसा होता है। तो इसके लिए हम एक एक्टिविटी डिस्कस करेंगे यहाँ पर 4.6। तो यहाँ पर क्या किया हमने, कुछ सैंपल लिए मेटल्स के और नॉन मेटल के एक सेपरेट टेस्ट ट्यूब के अंदर, उसको लेबल किया ABCDEF। ठीक है, तो हमने ड्रॉपर की हेल्प से क्या किया, हर टेस्ट ट्यूब के अंदर, यहाँ हमने 6 टेस्ट ट्यूब लिए ABCDEF, 6 की 6 टेस्ट ट्यूब के अंदर हमने क्या किया, 5 मिलीलीटर डिल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड को डाला और हमने फिर अलग अलग इन रिएक्शंस को केयरफुली क्या किया, ऑब्जर्व किया। तो हमने देखा कि इफ़ नो रिएक्शन अकर्स इन ए कोल्ड सॉल्यूशन, वार्म, अगर मान लो कि किसी कोल्ड सॉल्यूशन में रिएक्शन नहीं हो रही है तो उसको थोड़ा सा टेस्ट ट्यूब को थोड़ा सा बर्नर की हेल्प से वार्म कीजिए, और फिर देखिए कि उसके बाद जब वो बर्न होती है या किसी में बर्न के बिना ही रिएक्शन हो रही है तो वहाँ पर मैच स्टिक को, मतलब माचिस है, माचिस की तिल्ली को बर्न करके उसके जो हर एक टेस्ट ट्यूब है उसके माउथ के पास लेकर आते हैं। तो इस एक्टिविटी को, ऐसी सेम एक्टिविटी को हमें हर बीकर में जो हर टेस्ट ट्यूब है हर एक के साथ इसको हमें क्या करना है, इसको रिपीट करना है और देखना है कि क्या ऑब्जर्वेशन हमें मिली। तो हम देखेंगे कि जब हम अलग अलग हमने अलग अलग जो सैंपल लिए मेटल्स के और नॉन मेटल्स के, जब हमने उनको देखा कि जब उन्होंने उसके अंदर 5 मिलीलीटर 5 ml हमने क्या डाला, एसिड डाला, तो हमने देखा कि हमने कुछ मेटल्स के सैंपल लिए थे और कुछ नॉन मेटल्स के सैंपल किए थे। जो मेटल्स के सैंपल लिए तो उन्होंने मेटल्स ने एसिड के साथ रिएक्शन करा, और जब मेटल्स ने एसिड के साथ रिएक्शन करा तो रिएक्शन के बाद उन्होंने क्या करा, हाइड्रोजन गैस को रिलीज किया। तो जब हम उसके जब वो हाइड्रोजन गैस को रिलीज करे तो हमने वहां पर क्या करा, माचिस की तिल्ली को बर्न करके जब उस टेस्ट ट्यूब के माउथ के पास लेकर आए तो वहां से एक पॉप साउंड प्रोड्यूस हुई। तो जहां पर पॉप साउंड प्रोड्यूस हुई है इसका मतलब उस बीकर के अंदर क्या था, मेटल था, और जब मेटल ने एसिड के साथ रिएक्ट करा तो रिएक्शन करने के बाद वहां से हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। तो हाइड्रोजन गैस ही एक ऐसी गैस है कि जब उसको बर्न किया जाता है या उसको थोड़ा सा भी हीट, अगर उसको बर्न करेंगे, जैसे मैच स्टिक का यूज करके हमने उस गैस को बर्न करने की कोशिश करी तो वो पॉप साउंड प्रोड्यूस करती है, और ये सिर्फ हाइड्रोजन गैस की प्रेजेंस में ही होता है। तो हमने देखा कि जो मेटल्स हैं वो एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं, लेकिन जो नॉन मेटल्स, जिस टेस्ट ट्यूब में नॉन मेटल्स रखे थे उन नॉन मेटल्स ने एसिड के साथ रिएक्ट किया, क्योंकि वहां पर किसी भी तरह की गैस रिलीज नहीं हुई। जब ये हमें पता कैसे चला, वही हम मैच स्टिक को उसके पास लेकर गए, जब हमने मैच स्टिक को बर्न किया उसके पास लेकर गए तो उन्होंने कोई साउंड, कुछ भी रिएक्शन वहां पे कुछ भी उन्होंने नहीं शो किया। तो इसका मतलब जो नॉन मेटल्स से
जिन टेस्ट ट्यूब के अंदर आपने नॉन मेटल को रखा हुआ था उन्होंने एसिड के साथ किसी भी तरह का कोई रिएक्शन नहीं किया, लेकिन मेटल ने एसिड के साथ रिएक्ट किया और वहां से हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस की, दैट बर्न विद द पॉप साउंड, कि जब उन्हें बर्न किया गया, ठीक है, तो उन्होंने एक पॉप साउंड प्रोड्यूस करी। तो यहाँ से हमें पता लगता है रिएक्शन विद एसिड के अंदर कि जो मेटल्स हैं वो तो एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं और क्या रिलीज करते हैं, हाइड्रोजन गैस रिलीज करते हैं, लेकिन नॉन मेटल कभी भी एसिड के साथ जो है वो रिएक्ट नहीं करते। तो हमने यहाँ से ये डिस्कस किया। साथ ही साथ हमारे पास एक एक्सेप्शन है यहाँ पर, वो एक्सेप्शन क्या है उसे ध्यान से देखिए कि जो हमारे पास एक, वैसे तो मेटल सारे के सारे मेटल एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं, लेकिन सिर्फ एक कॉपर मेटल ऐसा है जो डिल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट नहीं करता। इवन आप कॉपर को अगर आप हीट भी करते हैं तब भी वो उस हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट नहीं करता। लेकिन अगर हम डिल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड की जगह पर सल्फ्यूरिक एसिड ले लें तो कॉपर सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करता है, लेकिन डिल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट नहीं करता। तो अब नेक्स्ट जो केमिकल प्रॉपर्टीज है, जो फोर्थ केमिकल प्रॉपर्टीज है, वो हमारे पास है रिएक्शन विद बेसिस। अब हम यहाँ पर ये देखेंगे कि जो मेटल होता है और जो नॉन मेटल है वो बेस के साथ किस तरीके से रिएक्शन करते हैं। तो एक्टिविटी 4.7 है इसके लिए। इसमें क्या किया, सोडियम हाइड्रोक्साइड के हमने यहाँ पर एक फ्रेश सॉल्यूशन लिया सोडियम हाइड्रोक्साइड का एक टेस्ट ट्यूब के अंदर, और उसके अंदर क्या किया, 3-4 पैलेट्स हमने इसके डाले इन 5 ml ऑफ वाटर, मतलब एक टेस्ट ट्यूब के अंदर 5 ml जो वाटर लिया और वाटर के अंदर 3-4 पैलेट्स डाले सोडियम हाइड्रोक्साइड के। तो पानी के अंदर हमने क्या करा, 3-4 पैलेट्स, जो पैलेट्स थी किसके, सोडियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला होता है NaOH के हमने थोड़े बहुत इसके अंदर क्या डाले, पैलेट्स, और उसके अंदर हमने एल्यूमिनियम की फॉइल के छोटे से पीस को उसके अंदर डाल दिया। फिर हमने क्या करा, इसके अंदर एल्यूमिनियम फॉइल के छोटे से पीस को उसके अंदर डाला और फिर इसको मैच स्टिक से बर्न करना शुरू कर दिया। बर्न करके मैच स्टिक मतलब एक माचिस की तिल्ली को जलाकर इसके टेस्ट ट्यूब के पास लेकर आए। तो हमने इसको ऑब्जर्व किया कि क्या हुआ। मैं इसको रिपीट कर रही हूँ, इस एक्टिविटी के अंदर क्या हुआ, हमने एक बीकर लिया, बीकर के अंदर पानी डाला, पानी के अंदर हमने सोडियम हाइड्रोक्साइड के 3-4 पैलेट्स डाले, फिर हमने उसके बाद एल्यूमिनियम फॉइल का छोटा सा पीस डाला, फिर हम माचिस की तिल्ली को जलाकर इस टेस्ट ट्यूब के माउथ के पास लेकर आते हैं। तो हमने देखा कि यहाँ पर क्या हुआ। तो हमने यहाँ पर इसमें हमने क्या देखा, तो देखिए यहाँ पर एक पॉप साउंड आई। तो ये पॉप साउंड क्या हुई, इससे पहले जो हमने स्टडी किया था पॉप साउंड का मतलब क्या हुआ कि जब हम इस बीकर के पास पॉप साउंड को ले, मतलब इस बीकर के पास माचिस की तिल्ली को बर्न करके लेकर आए तो वहां पर एकदम से पॉप साउंड प्रोड्यूस हुई। तो उस पॉप साउंड का प्रेजेंस होने का मतलब है कि वहां पर हाइड्रोजन गैस थी। तो इन्होंने देखा कि जब मेटल को सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करवाया जाता है, यानी मेटल को जब हम, सोडियम हाइड्रोक्साइड एक बेस है, कि जब मेटल को हम बेस के साथ रिएक्ट करते हैं तब भी वो हाइड्रोजन गैस रिलीज करता है, जैसे कि जब मेटल ने एसिड के साथ रिएक्ट किया था। तो मेटल जो है वो बेस के साथ जब रिएक्ट करता है तो वहां पर क्या रिलीज करता है, हाइड्रोजन गैस। तो जब मेटल एसिड के साथ रिएक्ट करता है तब भी हाइड्रोजन गैस रिलीज करता है, जब मेटल बेस के साथ रिएक्ट करता है तब भी वो हाइड्रोजन गैस रिलीज करता है। लेकिन नॉन मेटल की जब हम बात करते हैं कि जो नॉन मेटल होते हैं वो एसिड के साथ तो रिएक्ट नहीं करते, लेकिन वो बेस के साथ रिएक्ट करते हैं। लेकिन बेस के साथ रिएक्शन करने के बाद जो प्रोडक्ट, एक नया प्रोडक्ट मिलता है वो थोड़ा कॉम्प्लेक्स होता है नेचर में। तो ये जो आप हायर क्लासेस में स्टडी करेंगे। तो ये था हमारा रिएक्शन विद बेसिस की जो मेटल्स होते हैं वो बेस के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस को रिलीज करते हैं, लेकिन जो नॉन मेटल्स होते हैं वो बेस के साथ जब रिएक्ट करते हैं तो जो वहाँ पर वो प्रोडक्ट बनता है वो थोड़ा कॉम्प्लेक्स होता है नेचर में, जिसके बारे में आप हायर क्लासेस में क्या करेंगे, स्टडी करेंगे। तो नेक्स्ट अब जो केमिकल प्रॉपर्टी है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है वो हमारे पास है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ये जो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि एक केमिकल प्रॉपर्टी है मेटल और नॉन मेटल की, और ये नेमिंग रिएक्शन जो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के नाम से भी इसका क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में। तो स्टार्ट करते हैं। हमारे पास एक एक्टिविटी है 4.8। इसके अंदर हमने क्या किया, हमने 5 100 ml के बीकर लिए। देखिए आपको डायग्राम के अंदर दिखाई दे रहा है नीचे, देखिए ये डायग्राम के अंदर 5 बीकर लिए, बीकर नंबर A B C D E, ये 5 बीकर हमने लिए और ये 100 ml के बीकर्स हैं। इसके अंदर हमने क्या करा, 50 ml का वाटर डाला हर बीकर के अंदर। हर बीकर के अंदर हमने क्या डाला, हमने 50 ml का जो 50 ml वाटर डाला हर बीकर के अंदर, और फिर हमने क्या करा, इसके अंदर कुछ सब्सटेंसेस डाले हैं पांचों के अंदर। अब वो कौन से सब्सटेंस है तो देखिए ध्यान से,
बीकर नंबर जो ए है, बीकर ए के अंदर हमने कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन डाला है और साथ में उसके जिंक के कुछ ग्रैन्यूल, जिंक के कोई टुकड़े उसके अंदर डाले, बीकर नंबर ए। बीकर बी में हमने क्या देखा कि कॉपर सल्फेट जो CuSO4 है, कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन डाला और साथ में उसके आयरन नेल डाली। जो बीकर सी है उसमें हमने जिंक सल्फेट का सॉल्यूशन लिया और साथ में उसमें कॉपर डाला। फिर हमने जो बीकर नंबर डी है उसके अंदर हमने आयरन सल्फेट को डाला और उसके अंदर क्या डाला, कॉपर के कुछ जो पीसीज है वो डाले। बीकर नंबर ई जो कि 5th बीकर और लास्ट बीकर है उसके अंदर हमने जिंक सल्फेट का सॉल्यूशन डाला है और आयरन नेल, जो आयरन नेल है यानी कि जो आयरन की कीलें हैं वो डाली है। तो ये 5 बीकर है, जिन 5 बीकर के अंदर हमने क्या डाला, पहले में ये, सेकंड में आया कॉपर सल्फेट आयरन और थर्ड बीकर में जिंक सल्फेट और कॉपर को डाला और बीकर नंबर डी के अंदर आयरन सल्फेट यानी FeSO4, इनके सिंबल आपको याद रखने हैं, कॉपर को डाला और बीकर नंबर ई में जिंक सल्फेट यानी ZnSO4 और आयरन की कीले को डाला। अब हमने देखा कि इन पांचों बीकर में क्या क्या चेंजेस आए, कि जब बीकर ए में जो हमने 2 डाले हैं उन दोनों के बीच में रिएक्शन कैसे हुई, बीकर बी, सी, डी और ई सब में हम देखेंगे कि क्या क्या रिएक्शन हुई। तो हमने देखा कि बीकर नंबर 1 और बीकर नंबर 2 यानी बीकर नंबर ए, जो बीकर नंबर ए था और बीकर नंबर जो बी है, जो हमारे पास क्या था, बीकर नंबर ए, बीकर नंबर बी में जब कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन को जिंक के साथ रिएक्ट किया तो क्या हुआ, यानी जो ये वाली रिएक्शन हुई वो क्या हुई, कॉपर सल्फेट को जब जिंक के साथ रिएक्शन मिली तो हमें क्या मिला, हमें ये मिला, ध्यान से देखे, ZnSO4 प्लस में कॉपर अलग रह गया। देखिए इसका कलर, फर्स्ट बीकर ए में जब कॉपर सल्फेट ने जिंक के साथ रिएक्ट किया तो क्या किया, जिंक ने कॉपर को यहाँ से डिस्प्लेस कर दिया। यस, कॉपर सल्फेट CuSO4 में से जिंक ने क्या किया, Cu को डिस्प्लेस कर दिया। क्यों किया, क्योंकि जो जिंक होता है वो कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव होता है, इसीलिए जिंक ने कॉपर सल्फेट में से कॉपर को डिस्प्लेस करके उसकी जगह ले ली, जहाँ पे बनाया उन्होंने ZnSO4 उन्होंने फॉर्म कर दिया और कॉपर अलग रह गया, जिससे ये जो आपको ब्लैक कलर का थोड़ा सा यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ये कॉपर दिखा रहा है कि जो कॉपर है वो अलग सॉल्यूशन में रह गया और जो कॉपर सल्फेट में से कॉपर को डिस्प्लेस करके जिंक ने कॉपर की जगह ले ली। तो ये हमारी डिस्प्लेसमेंट, इसीलिए इसको डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलते हैं, क्योंकि इसमें जो मोर रिएक्टिव मेटल होता है वो जो लेस रिएक्टिव मेटल होता है उसको डिस्प्लेस कर देता है उसकी जगह से। तो यहाँ पर इन्होंने ऐसे ही किया कि कॉपर सल्फेट प्लस में जिंक जब किया तो जिंक ने कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया और जिंक सल्फेट फॉर्म किया और साथ में कॉपर को अलग कर दिया। तो इसीलिए इस रिएक्शन को डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। अब नेक्स्ट रिएक्शन हम डिस्कस करेंगे बीकर नंबर बी में जो हुई है। बीकर नंबर बी में कॉपर सल्फेट और आयरन को डाला, जब हमने इसको डाला तो हमें क्या मिला, FeSO4, यहाँ पर हमें मिला FeSO4। जो कॉपर सल्फेट और आयरन को जब हमने किया तो आयरन जो है यानी Fe इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर, तो आयरन ने कॉपर सल्फेट में से कॉपर को डिस्प्लेस किया और FeSO4 बना दिया, प्लस में कॉपर को अलग कर दिया। देखिए इस बीकर नंबर बी के अंदर, तो इसीलिए ये जो रिएक्शन है वो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हुई। लेकिन बीकर नंबर सी, बीकर नंबर डी एंड बीकर नंबर ई में किसी भी तरह का कोई रिएक्शन नहीं हुआ। वो इसीलिए नहीं हुआ, इसका रीज़न ये है यहाँ पर कि जो कॉपर है, जो यहाँ पर जो कॉपर है वो जिंक से ज़्यादा रिएक्टिव नहीं है। हमें यहाँ पर वो मेटल लेना होता है जो यहाँ पर मेटल होती है सल्फेट के साथ, जो यहाँ पर मेटल होती है वो मेटल क्या होनी चाहिए, लेस रिएक्टिव होनी चाहिए इससे। लेकिन कॉपर जो है वो जिंक से, जो कॉपर है वो यहाँ पर कम रिएक्टिव है। अगर कॉपर ज़्यादा रिएक्टिव होती जिंक से तो ही यहाँ पर रिएक्शन होती। ऐसे ही जो कॉपर यहाँ पर है, जो कॉपर है वो आयरन से लेस रिएक्टिव है, इसीलिए कॉपर आयरन को यहाँ से डिस्प्लेस नहीं कर पाई, इसीलिए यहाँ पर कोई रिएक्शन नहीं। सेम बीकर ई में भी यही हुआ कि जो आयरन है वो जिंक से ज़्यादा रिएक्टिव नहीं है, इसीलिए आयरन जिंक को डिस्प्लेस नहीं कर पाया इस रिएक्शन में, इसीलिए ये भी रिएक्शन नहीं हुई। तो बीकर नंबर सी डी के अंदर रिएक्शन ना होने का कारण ये था कि जो यहाँ पर आपने ये मेटल्स ली हैं ये लेस रिएक्टिव है इन सल्फेट के साथ जो मेटल है उनसे। लेकिन बीकर नंबर ए में, बीकर बी में डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इसीलिए हुई क्योंकि जो जिंक है वो कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव था इसीलिए, और आयरन कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव था इसीलिए। तो ये हमारे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के अंदर था कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के अंदर जो क्या होता है इन जो ये रिएक्शन होती है, इस रिएक्शन के अंदर क्या होता है, इस रिएक्शन के अंदर क्या होता है, जो मोर रिएक्टिव मेटल है वो लेस रिएक्टिव मेटल को क्या कर देती है, डिस्प्लेस कर देती है। तो इस तरह की जो रिएक्शन होती है उनको हम बोलते हैं
क्या बोलते हैं हम उनको? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। देखिए ये जो मैंने आपसे अभी डिस्कस की थी वही रिएक्शन यहाँ पर दे रखी है, जो अभी बीकर बी में मैंने डिस्कस करी है वही यहाँ पर डिस्कस की हुई है। अब हमारी जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स की, वो अब हमारी कंप्लीट हो चुकी है। एक और टॉपिक है यहाँ पर, यूजेस ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल, मतलब मेटल्स एंड नॉन मेटल्स का आप कहाँ यूज़ करते हैं। तो देखिए हम स्टार्ट करते हैं। जो मेटल्स हैं उनका हम जो बहुत अलग अलग तरह के बहुत बड़े बड़े ऑब्जेक्ट होते हैं, मशीन्स होती हैं, उनको बनाने में हम इनका यूज़ करते हैं। मशीनरी, ऑटोमोबाइल्स हो गया, एरोप्लेन्स हो गया, ट्रेन्स हो गया, सैटेलाइट्स हो गया, इंडस्ट्रियल जो गैजेट्स हम यूज़ करते हैं, घरों में जो हम गैजेट्स यूज़ करते हैं, कुकिंग यूटेंसिल्स हम यूज़ करते हैं, वाटर बॉयलर्स होते हैं, यहाँ तक कि जो हमारे घरों में इलेक्ट्रिसिटी आती है, जो वायर्स होती हैं इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन के लिए, उन वायर्स को, जो वायर्स है वो भी मेटल की बनी होती है। तो ये हमारे पास कुछ मेटल्स के यूजेस हैं। आगे नॉन मेटल के हम कुछ यूजेस देखेंगे कि जो नॉन मेटल्स के यूजेस हैं वो क्या क्या होते हैं। ध्यान से देखिए आप कि जो नॉन मेटल्स होते हैं वो हमारी लाइफ में बहुत ज़्यादा एसेंशियल, हमारे एसेंशियल पार्ट है जो नॉन मेटल्स है। जितने भी लिविंग बींग्स होते हैं वो जब वो इनहेल करते हैं, इनहेल एक्सहेल ड्यूरिंग ब्रीदिंग, जब वो ब्रीथ करते हैं तो जो ऑक्सीजन गैस अंदर लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड गैस को बाहर निकालते हैं, तो ये हमारा नॉन मेटल ही है। नंबर 2, जो नॉन मेटल्स होते हैं फर्टिलाइजर्स की फॉर्म में ये खेतों में यूज़ करते हैं जो फार्मर्स होते हैं, ताकि प्लांट्स की ग्रोथ अच्छे से हो पाए। नंबर 3 जो यूज़ है नॉन मेटल का, जो वाटर प्योरिफिकेशन प्रोसेस होती है, यानी पानी को प्योर करने की जो प्रोसेस होती है, वहाँ पर भी हम नॉन मेटल का यूज़ करते हैं। नंबर 4, नॉन मेटल यूज्ड इन द पर्पल कलर सॉल्यूशन विच इज़, जो नॉन मेटल होता है वो एक पर्पल कलर सॉल्यूशन होता है, विच इज़ अप्लाइड ऑन वाउंड्स एज एन एंटीसेप्टिक, कि जब हमें कोई मतलब चोट लग जाती है, कोई घाव हो जाता है, उस घाव पर एक पर्पल कलर सॉल्यूशन होता है वो लगाया जाता है, उसके अंदर नॉन मेटल यूज़ की जाती है। नेक्स्ट जो यूज़ है नॉन मेटल का, कि वो क्रैकर्स, जो पटाखे होते हैं, वहाँ पर हम इसको यूज़ करते हैं। तो ये हमारे पास थे मेटल्स और कुछ मेटल्स एंड नॉन मेटल के जो यूजेस थे। अब इस जो ये हमारा चैप्टर है, ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो चुका है, जिससे इससे पहले वाली वीडियो में हमने फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में डिस्कस किया था, मेटल एंड नॉन मेटल, और इस वीडियो में हमने केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स एंड मेटल्स के बारे में डिस्कस किया, और साथ ही साथ हमने देखा कि मेटल्स एंड नॉन मेटल्स का क्या क्या यूज़ है। तो आई होप आपको ये चैप्टर बिल्कुल क्लियरली समझ आ गया होगा। अगर आपको इससे रिलेटेड, इन टॉपिक से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। एंड प्लीज़ अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और साथ ही साथ लाइक बटन को भी प्रेस कर दीजिए। थैंक यू।